क्या कभी सोचा है कि पुराने जमाने के एम्पायर्स अपने इतने बड़े बड़े इलाकों को कैसे चलाते थे? चलो देखते हैं खिलजी और तुगलक डायनेस्टीज का एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस। सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी अपनी मिलिट्री ताकत के लिए तो जाने ही जाते थे, पर उन्होंने बड़े नए नए टैक्स रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए। अलाउद्दीन खिलजी ने तो प्राइसेस भी कंट्रोल किए थे, ताकि सबको सस्ता सामान मिल सके। इसे कहते हैं दूर की सोचना। अब बात करते हैं तुगलकों की। मोहम्मद बिन तुगलक के तो कुछ वाइल्ड आइडियाज थे, जैसे कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। हाँ, वो चला नहीं ठीक से, पर इससे पता चलता है कि वो एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं थे। दोनों डायनेस्टीज के पास बड़े एफिशिएंट स्पाई नेटवर्क्स थे। सोचो, ऐसे टाइम में रहना जहां इंफॉर्मेशन ही पावर थी और स्पाइज हर जगह थे। और सुनो, वो ऑफिशियल्स को रिवॉर्ड देने के लिए लैंड ग्रांट्स का सिस्टम यूज करते थे। इन ग्रांट्स को एकता कहते थे, और इनसे लॉयल्टी भी बनी रहती थी और गवर्नेंस भी बढ़िया चलता था। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन बोरिंग होता है, तो खिलजी और तुगलकों को याद करना। उन्होंने तो इसे एक आर्ट फॉर्म इस बना वीडियो में दिया हम बात करने वाले हैं एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक के बारे में। खिलजी और तुगलक के टाइम पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता था, खिलजी और तुगलक के टाइम पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, और साथ ही साथ खिलजी और तुगलक अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को कैसे चलाते थे। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर चलते हैं, एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। देखिए, ये टॉपिक का मतलब क्या है। खिलजी और तुगलक के टाइम पे उनका एडमिनिस्ट्रेशंस कैसे वर्क करता था या कैसे चलता था, या अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को कैसे चलाते थे, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर पढ़िएगा, लिखा हुआ है द कंसोलिडेशंस ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जो दिल्ली सल्तनत है, अपने किंगडम्स को क्या कर चुका था, किंगडम्स को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका था। क्या कर चुका था, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका था, बहुत ज़्यादा विस्तारित कर चुका था, या बहुत ज़्यादा फैला चुका था। कौन फैला चुका था? दिल्ली सल्तनत फैला चुका था, राइट। कहा जाता है कि पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक इनका किंगडम्स फैला हुआ था, बहुत वास्ट एरिया में, राइट। अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान से लेकर अगर बंगाल तक किसी का किंगडम फैला हुआ हो, तो उसे रूल करने में और रेगुलेट करने में और कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत को किसकी ज़रूरत पड़ी है? गवर्नर्स की ज़रूरत पड़ी है। किसकी ज़रूरत पड़ी है? गवर्नर्स की ज़रूरत पड़ी। अब गवर्नर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, थोड़ा सा वो भी समझने की कोशिश करिएगा। कि अगर मैं दिल्ली पर रूल कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा एरिया बहुत वास्ट है, बहुत एरिया है जिसको मैं कैप्चर कर चुका हूँ, जिसको अपने मैंने जीत लिया है, ठीक है। अब मुझे ये बताना, मैं तो दिल्ली में रूल कर रहा हूँ, क्या दिल्ली में बैठे बैठे ये सारे एरिया को जिसे मैं कैप्चर किया हूँ उस पर रूल कर सकता हूँ क्या? शायद इम्पॉसिबल है। आप सारे एरिया पे रूल कर ही नहीं सकते हैं। एक आदमी एक ही जगह पे रूल सही ढंग से कर सकता है, राइट। अगर आप दिल्ली में बैठे बैठे सारे एरिया पे रूल करना चाहते हैं, तो आपको सबऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने एक शब्द का जिक्र किया है, एक वर्ड्स का, सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, थोड़ा सा वो समझिएगा। सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता क्या है कि जब सुल्तान किसी गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? सबऑर्डिनेट कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत को भी किसकी जरूरत पड़ गई है? गवर्नर्स की जरूरत पड़ गई है, इतने वास्ट एरिया को कंट्रोल करने के लिए, राइट। तो अब क्लियर हुआ कि इस लाइन का मतलब क्या है। द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स। क्लियर है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है रेदर देन द अपॉइंटिंग द एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टियंस एज गवर्नर्स। अब गवर्नर्स को तो अपॉइंट करना चाहते हैं, दिल्ली सल्तनत चाहता है, लेकिन ये किसी भी एरिस्टोक्रेट्स को गवर्नर अपॉइंट नहीं करना चाहता। अब अपने आप में है कि ये एरिस्टोक्रेट्स क्या है, राइट। तो थोड़ा सा एरिस्टोक्रेट्स का मतलब समझिएगा। तो एक मिनट, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब समझिएगा। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है प्रिविलेज्ड क्लास, राइट। क्या होता है? प्रिविलेज क्लास। मतलब इनके पास पहले से ही सब कुछ है। ये बहुत ज़्यादा एलाइट क्लास के हैं, ये बहुत ज़्यादा रिच पीपल हैं। इनके पास खुद का क्या है? खुद का बिग लैंड होगा, मतलब खुद का बहुत बड़े बड़े ज़मीन होंगे इनके पास, राइट। इनके पास कहाँ रहते होंगे? ये फोर्ट्स में रहते होंगे, बड़े बड़े
बड़े बड़े पैलेसेस में रहते होंगे, राइट? तो ये पहले से प्रिविलेज्ड क्लास के लोग हैं। तो एरिस्टोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज क्लास, जिनके पास पहले से ही सब कुछ है, बड़े बड़े ज़मीन होंगे, बड़े जमींदार होंगे, फोर्ट्स में रहते होंगे, प्लेसेस में रहते होंगे। तो एरिस्टोक्रेट्स का मतलब ये होता है। अगर और समझने की कोशिश किया जाए तो ये कौन होते हैं? पावरफुल पीपल होते हैं। कौन होते हैं? पावरफुल पीपल। अब जिनके पास पैसा रहेगा, जो एलाइट क्लास के लोग रहेंगे, वो तो पावरफुल रहेंगे ही, और जिनके पास बड़े-बड़े ज़मीन होंगे, जो पैलेसेस में रह रहे हैं, जो फोर्ट्स में रह रहे हैं, जिनको स्पेशल्स राइट्स मिल रहा है, तो वो तो पावरफुल होंगे ना। तो ये जो सारे लोग हैं, जो प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, पावरफुल पीपल हैं, जिनके पास खुद का बड़े-बड़े ज़मीन है, फोर्ट्स में रह रहे हैं, स्पेशल राइट्स उनको मिल रहा है, पैलेसेस में रह रहे हैं, ये सारे लोग कौन कहलाएँगे? एरिस्टोक्रेट्स कहलाएँगे। तो दिल्ली सल्तनत कभी ये नहीं चाहेगा कि ये प्रिविलेज क्लास के लोग, पावरफुल लोग हमारे जो एरिया एक्सपैंड किया है दिल्ली सल्तनत ने, इतने वास्ट एरिया को, उस पर गवर्न करें। अभी क्यों नहीं चाहेंगे, वो भी थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पहले तो एरिस्टोक्रेट्स का मतलब क्लियर हुआ कि क्या होता है एरिस्टोक्रेट्स का मतलब। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, रादर देन द अपॉइंटिंग द एरिस्टोक्रेट्स, मतलब किसी भी प्रिविलेज क्लास को सॉरी किसी भी पावरफुल पीपल को क्या करेगा, दिल्ली सल्तनत क्या करेगा? अपॉइंट नहीं करना चाहेगा, राइट? ये इसका मतलब समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे, स्पेशली इल्तुतमिश फेवर दे द स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर द मिलिट्री सर्विस। अब इसका मतलब क्या है, वो समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ तो दिल्ली सल्तनत एरिस्टोक्रेट्स को क्या करना चाह रहा था? अपॉइंट नहीं करना चाह रहा था एज ए गवर्नर। दूसरी तरफ अगर हम इल्तुतमिश की बात करें, तो इल्तुतमिश स्लेब्स को अपॉइंट करना चाह रहा था। किसको अपॉइंट करना चाह रहा था? अब अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आप एक प्रिविलेज क्लास के लोग को या पावरफुल पीपल को आप क्या कर रहे हैं? आप एज ए गवर्नर अपॉइंट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आप एक स्लेब्स को एज ए गवर्नर आप अपॉइंट करना चाह रहे हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। अब मुझे ये बताइएगा, ये जो पावरफुल पीपल हैं, ये एक समय के बाद अगर इनको ज़्यादा पावर मिल जाए और अपने पावर को धीरे 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 इंक्रीज कर लेंगे, तो ये अपने आप को क्या चाहेंगे ना कि अब हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, ये सुल्तान के अंडर में हम काम करें ही नहीं और रहें ही नहीं, राइट? आ रहा है। हो सकता है ये इतने ज़्यादा एरिस्टोक्रेट्स पावरफुल हो जाएं कि सुल्तान को ही टॉपल आउट कर दें, मार दें, राइट? तो सुल्तान को किस बात का डर है कि ये हमारे वफादार नहीं हो सकते, वफादार जल्दी नहीं हो सकते हैं, राइट? तो इस डर से सुल्तान चाहता है, या दिल्ली सल्तनत चाहता है कि हम जो एरिस्टोक्रेट्स को क्या करें, एज ए गवर्नर अपॉइंट नहीं करें, रेदर देन हम किसको अपॉइंट करें? अपने स्लेब्स को अपॉइंट करें, जिसे मिलिट्री सर्विस के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया था? परचेज किया था। क्या किया था? परचेज किया था। किस लिए? मिलिट्री सर्विस। मतलब इल्तुतमिश ने स्लेब्स को किस लिए परचेज किया था? मिलिट्री सर्विसेज के लिए, राइट? इसका मतलब ये क्लियर है कि ये मिलिट्री में बहुत ज़्यादा क्या होंगे? पारंगत होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब बैटल सेंस, वॉर सेंस इनके पास बहुत ज़्यादा होगा, और प्रोटेक्टर का काम करेंगे दिल्ली सुल्तान्स के लिए, ठीक है, या दिल्ली सल्तनत के लिए। एक चीज़ और थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे करिएगा कि अगर हम स्लेब्स की बात करें, जो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड किसको कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत को कर रहे हैं, और इल्तुतमिश इन्हें चाहता है एज गवर्नर्स अपॉइंट करना, ठीक है? एरिस्टोक्रेट्स प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, उन्हें डर था, इल्तुतमिश को डर था कि एक समय के बाद इसका इतना ज़्यादा हो सकता है पावर अपने आप में बहुत ज़्यादा पावर को इंक्रीज कर ले और इंडिपेंडेंट हो जाए सुल्तान को ही मारकर, राइट? और अपना खुद का इंडिपेंडेंसी घोषित कर दे, राइट? अब सलेब से ये क्यों नहीं डर रहा था, थोड़ा सा वो समझिएगा। क्योंकि सलेब का कोई पहचान नहीं था। इल्तुतमिश गया और इस सलेब को क्या किया? खरीद कर ले आया। तो इस सलेब का तो पहले से कोई पहचान ही नहीं है। इसका पहचान किसकी वजह से है? रूलर्स की वजह से, सुल्तान्स की वजह से है ना, सलेब्स की पहचान। तो ये सलेब किसका सिर्फ सुनेगा? इल्तुतमिश का ही सुनेगा। इसलिए इल्तुतमिश को बहुत ज़्यादा विश्वास है इस पर कि इस सलेब्स का तो कोई पहचान है नहीं। जहाँ एज ए गवर्नर इसे अपॉइंट करेंगे, वहाँ तो किसी को जानता नहीं है। तो ये किसका सिर्फ वफादार रहेगा? सिर्फ इल्तुतमिश का वफादार रहेगा। किसका रहेगा? सिर्फ इल्तुतमिश का वफादार रहेगा। इसलिए दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश चाहता है कि एज ए गवर्नर किसको अपॉइंट करें? स्लेब्स को करें। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि एरिस्टोक्रेट्स प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, पावरफुल पीपल हैं, जिसे इल्तुतमिश या दिल्ली सल्तनत नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसे डर है कि इंडिपेंडेंसी घोषित ना कर दे एज ए पावरफुल होकर। दूसरी तरफ क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि सलेब्स हैं, ये मिलिट्री सर्विस देंगे। किसको देते? दिल्ली सल्तनत इसे खरीद कराया। इस सलेब्स का कोई भी पहचान खुद का नहीं है, इसका पहचान इल्तुतमिश की वजह से, जहाँ गवर्न करेंगे
वहाँ के लोग इसे पहचानेंगे नहीं, तो ये किसका सुनेगा? सिर्फ़ अपने सुल्तान का सुनेगा। इसलिए एज़ ए गवर्नर अपॉइंट करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ थोड़ा-सा और, द फेवर दे द स्पेशल स्लेव परचेज फॉर द मिलिट्री सर्विस कॉल्ड अ बंदगन। ठीक है? अब इस बंदगन का मतलब भी क्लियर आपको हो गया होगा। वंदगन, वंदगन का मतलब होता है स्लेव्स, क्या होता है? या सर्वेंट्स, क्या होता है? स्लेव्स या सर्वेंट्स होता है, जो वर्क किसके लिए करते हैं? वर्क करेंगे सिर्फ अपने सुल्तान्स के लिए और रूलर्स के लिए। किसके लिए? अपने सुल्तान्स के लिए और रूलर के लिए। अब ये देखो, बंदगन का ज़िक्र स्पेशली दिल्ली सल्तनत के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा। किसके लिए? दिल्ली सल्तनत के लिए होता है। तो बंदगन का मतलब क्या होता है? स्लेव या सर्वेंट्स जो वर्क करेंगे अपने सुल्तान्स के लिए, स्पेशली यूज्ड, ये किस लिए किया गया है? दिल्ली सल्तनत के लिए किया है। अब देखना कि ये जो बंदगन होते थे, जो स्लेव होते थे और सर्वेंट होते थे, वो बहुत लॉयल होते थे। क्या होते थे? बहुत लॉयल स्लेव होते थे। ठीक है? और ट्रेंड पीपल होते थे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पीपल होते थे, मिलिट्री सर्विस देते थे दिल्ली सल्तनत को, सुल्तान्स को। इसलिए ये लॉयल होते थे, और इसके लिए भी ये भी वजह है कि इल्तुतमिश ने इसे ही अपॉइंट करना चाहा एज ए गवर्नर। तो दोनों चीज़ क्लियर है। पहला चीज़ आपको क्लियर है, एरिस्टोक्रेट्स। दूसरा चीज़ बंदगन क्लियर है। अच्छा, प्रिविलेज क्लास को क्यों नहीं एज ए गवर्नर अपॉइंट करना चाहता था, ये भी क्लियर है। और स्लेव को, बंदगन को क्यों अपॉइंट करना चाहता था, ये भी क्लियर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, दे वेयर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर इन द किंगडम्स सिंस दे वेयर टोटली डिपेंडेंट अपॉन दे द मास्टर द सल्तनत कुड ट्रस्ट एंड रिली अपॉन देम। इसलिए ट्रस्ट किया जाता था ना, क्योंकि वो लॉयल थे, मिलिट्री जानते थे, वो स्लेव्स थे, उन्हें किंग कर लाया गया था, वो सिर्फ उनका कोई पहचान नहीं था, वो सिर्फ किसका सुनते? तो किंग का सुनते। क्लियर है ये सारे लाइन का मतलब? आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही चीज़ है। ये क्या है? रिलायबल गवर्नर, इल्तुतमिश का स्ट्रैटेजी, ट्रेनिंग, वंदगन, ट्रस्टेड एंड रिलायंस। द दिल्ली सल्तनत रिक्वायर द डिपेंडेबल एडमिनिस्ट्रेटर। इल्तुतमिश फेवर्ड किसको कर रहा था? स्लेव्स को एज ए गवर्नर। स्लेव्स वेयर ट्रेंड थे और पॉलिटिकल रोल्स निभा रहे थे। सुल्तान किया इस स्लेव पे ट्रस्ट करता था। क्लियर है? आगे बढ़िए। अब देखिए, कहा जाता है स्लेव रेदर देन सन। The sultans were advised a slave whom one has brought up and promoted must be looked after, for it needed the whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। देखिए, इस slave rather than son का मतलब क्या है? इस चीज़ का सिंपल सा मतलब है कि जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, सुल्तान्स थे, उन्हें अपने सन से ज़्यादा इन स्लेव पे भरोसा था। किस पे भरोसा था? इन स्लेव पे भरोसा था। एक समय के लिए जो उनका सन था वो धोखा दे सकता है, लेकिन ये स्लेव धोखा नहीं दे सकते हैं, ऐसा माना जाता था। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि स्लेव्स रेदर देन सन का मतलब, ये सारे चीज़ का एक ही मतलब है कि दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सुल्तान्स को अपने बेटे से ज़्यादा स्लेव्स पर, सर्वेंट्स पे यकीन था। क्लियर है? आगे बढ़िए। वही लिखा गया है। स्लेव्स ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड। कैसे हैं? ट्रस्टेड हैं और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट? स्लेव्स का कोई पहचान नहीं है और ट्रस्ट कर रहा है इस पर। सन्स इनहेरिडेंट लॉयल बट पोटेंशियली इन एक्सपीरियंस्ड। अब देखिए, स्लेव्स क्या हैं? एक मिनट में पेन बदल लेता हूँ। देखो, स्लेव्स क्या हैं? स्लेव्स तो एक्सपीरियंस्ड लोग, एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना? मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है, मतलब प्रोटेक्ट किसको करेंगे? सुल्तान्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे ना, यही तो कह रहा है। और जो सुल्तान्स हैं, ट्रस्ट भी तो कर रहा है ना इन पर, क्योंकि इनका खुद का नाम तो है नहीं। राइट? ये मतलब समझ में आया? अब देखो, इनहेरिटेंट लॉयल। अब देखना, जो सन है जो सुल्तान्स का जो बेटे हैं या सन हैं, उन पर ये लॉयल नहीं है अपने पिता को लेकर। ठीक है? सुल्तान को लेकर कहा जा रहा है। और इन एक्सपीरियंस है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है स्लेव्स की तरह। ये दोनों का मतलब यही है। आगे देखिए, द खिलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदगन। अब कहा जा रहा है, पूछा जा सकता है सवाल कि बंदगन का यूज किसने किसने किया? तो खिलजी और तुगलक्स ने किया। आल्सो रेज द पीपल ऑफ द हम्बल वर्थ who were often their clients to high political positions. They were appointed as a general, as a governor. However, this also introduced the element of the political instability। अब एक वर्ड्स का जिक्र किया गया है, क्लाइंट्स। क्लाइंट्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करिएगा। क्लाइंट्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी किंग्स के लिए, किसके लिए? किसी किंग्स के लिए, किसी सुल्तान्स के लिए, या किसी रूलर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको
सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके लिए वॉर कर रहे हैं, उसके लिए बैटल कर रहे हैं या पॉलिटिकल अफेयर्स में उसका साथ दे रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उसे क्या कहा गया है, उसे क्लाइंट कहा गया है। कि मतलब आप किंग, सुल्तान्स या रूलर्स के अंडर में काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं ना, किंग्स के लिए काम कर रहे हैं, सुल्तान्स के लिए काम कर रहे हैं, रूलर्स एज ए क्लाइंट बनकर, इसलिए कहा गया है। ठीक है, देखिए लॉयल्टी एंड द सर्विसेज, पावर स्ट्रगल्स, वनगांव सिस्टम एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिल गया। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्यों देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि एक रूलर हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन हुआ करता था, रूलर हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को जिनको कुछ आता भी नहीं था, जैसे कुक हो गए, वार्बर हो गया, इन सभी को क्या किया था ना कि अपने पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या किया था, एंट्री करवा दिया था। अपने पॉलिटिकल अफेयर में क्या किया था, एंट्री करवा दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिल गया था। राइट, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। आगे बढ़िए, स्लेव्स को क्या कहा गया है, स्लेव्स एंड क्लाइंट वर द लॉयल। ये क्या होते थे, लॉयल होते थे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, टू देयर मास्टर एंड द पैट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हायर। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो स्लेव्स है और जो क्लाइंट्स है, ये अपने सुल्तान्स के तो लॉयल थे, वफादार थे, लेकिन जब सुल्तान्स का डेथ होगा और डेथ के बाद जब उसका बेटा या सन गद्दी पर बैठेगा, तो ये जो स्लेव हैं इस सन के वफादार नहीं होंगे। आ रहा है बात समझ में, इन सन के वफादार नहीं होंगे। तो इस वजह से भी, जैसे मान लीजिए ना, यहाँ पे समझिएगा, जैसे इल्तुतमिश ने स्लेव को क्या किया, परचेज किया, या सर्वेंट को। राइट, अब ये स्लेव इल्तुतमिश का तो वफादार होगा, लेकिन इल्तुतमिश का बेटा का वफादार नहीं होगा। इसकी वजह से भी हमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती थी। पहला जो एमबीटी था उसकी वजह से, दूसरी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिला इसकी वजह से कि स्लेव इल्तुतमिश का जो सुल्तान है उसका तो वफादार है, लेकिन उसके जो आगे का जनरेशन है, डेथ के बाद सुल्तान का, उसके जो पुत्र, उसके जो सन होंगे वो गद्दी पर बैठेंगे, उसका वफादार नहीं रहेगा। क्लियर है, इसका मतलब एज ए रिजल्ट टू द एसेसन ए न्यू मोनार्क ऑफ इन द सॉ द कॉन्फ्लिक्ट विद द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी एंड द पैट्रोनेज ऑफ द हम्बल पीपल बाय द दिल्ली Sultanate also shocked many elite, and the author Persian Tariq criticized the Delhi appointing the low and the base-born high officers। वही कह रहा है कि त्वारिक में क्रिटिसाइज किया गया है कि स्लेव को बैठा देते थे, क्लाइंट्स को बैठा देते हैं एज ए गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। तो त्वारिक क्या है बता चुके हैं, हिस्टोरिकल्स रिकॉर्ड से। ठीक है, पहले बता चुके हैं, पहले जो नहीं जानते हैं वो पिछला वीडियो देखिएगा तीनों, उसमें मैं बता चुका हूँ। त्वारिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि सुल्तान क्या करता था कि स्लेव्स और क्लाइंट को एज ए गवर्नर, एज ए ऑफिसर्स अपॉइंट कर देता था। क्लियर है इसका मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही लिखा गया है, सोशल एक्सेप्टेंस की वजह से लॉयलिटी टू द हायर तक पहुंचा था। लॉयलिटी स्लेव्स के लिए था, हायर के लिए नहीं था, जिसकी वजह से आप एक्सेप्टेंस नहीं। सोशल क्रिटिसिज्म, लॉयल टू द पैट्रॉन्स, न्यू नोबिलिटी एंड द ओल्ड नोबिलिटी, ये है। आगे देखिए, ऑफिशियल्स ऑफ द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, मैंने जैसा बताया एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कुक को, किसको अपॉइंट कर लिया था, कुक को, वार्वर्स को, ऐसे ऐसे लोग को क्या किया था, अपॉइंट कर लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिल गया था। क्या मिला था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। जैसे कुछ नाम हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुम्मर जो एक वाइन डिस्टिलर था, उसको अपॉइंट कर दिया था। फिरोज हजम एज ए वार्वर था, उसको अपॉइंट कर लिया था। मनक तवक कुक था, उसको अपॉइंट कर लिया। एंड टू गार्डनर्स को अपॉइंट कर लिया था, लद्दा एंड पीरा को, जो हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टेड पर थे। कहाँ थे, हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टेड पे थे, तो इसलिए क्रिटिसाइज किया जाता है इसे। ठीक है, जयादीन बैरानी की अगर बात करें तो 14th सेंचुरी के मिड में लिखते हैं, reported that they appointed the sign of the sultan's loss of the political judgment and the incapacity to rule।
देखिए, वही ना पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिला। आप बार्बर को कर रहे हैं, कुक को कर रहे हैं, राइट? गार्डनर को अपॉइंट कर रहे हैं, वाइन डिस्टिलर को कर रहे हैं, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से थोड़ी चल पाएगा। नहीं चल पाएगा ना, इनकैपेसिटी में लोग काम कर रहे हैं ना, इनकैपेसिटी रूल है ना, तो आपका तो जो किंगडम्स है वो ज़्यादा वक़्त तक स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है? तो वही कहा गया है पॉलिटिकल जजमेंट्स एंड इनकैपेसिटी टू रूल। पॉलिटिकल जजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ा-सा समझिएगा। देखिए, दिल्ली में कैपिटल था, किसका कैपिटल था? अ, दिल्ली सल्तनत का। तो ये जो एमबीटी है, एमबीटी ने क्या किया था कि दिल्ली से दौलताबाद अपना कैपिटल शिफ्ट करने लगा। कहाँ करने लगा? दिल्ली से दौलताबाद। और दिल्ली से दौलताबाद का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है। कितना है? बहुत ज़्यादा दूर है। और ज़बरदस्ती एमबीटी ने बहुत लोगों को क्या कहा कि आप चलिए, और पैदल जाने के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या हुए? मर गए। क्या हुए? मर गए। कुछ लोग गिर कर मर गए, कुछ लोग ऐसे ही मर गए। तो हमें जिसकी वजह से बहुत लोग क्या थे? निराश थे। इसलिए जिसकी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिला, पॉलिटिकल जजमेंट क्या हुआ? लॉस होने लगा पॉलिटिकल जजमेंट का भी। तो इस सारा का मतलब समझ में आया? देखिए, सुल्तान कंट्रोवर्शियल अपॉइंट अजीज खुम्मर वाइन डिस्टिलर को अपॉइंट कर लिया था हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टेड पे, जिसके लिए भी इनको कंट्रोवर्सी देखने को मिला एमबीटी को। हज्जम, फिरोज हज्जम एज जो क्या थे? वारवर थे, उसको भी एडमिनिस्ट्रेशंस में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर दे दिया था, जिसकी वजह से कुक को भी अपॉइंट कर दिया था, मनक तब्बक को भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कर लिया था, जिसकी वजह से भी इनको देखने को मिला पॉलिटिकल इनकैपेसिटी देखने को मिला, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिला, पॉलिटिकल जजमेंट लॉस होने लगा धीरे धीरे। तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म